हाय एवरीवन, आई होप कि आपने मेरा पिछला वीडियो देख लिया होगा जिसमें मैंने ये बताया था कि हाउ टू अटेंड माय ऑनलाइन लेक्चर्स। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वेक्टर्स के बारे में। दैट इज़ बेसिकली ये आपका एक डेमो लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में मैं आपको एक ट्रेलर दिखाऊंगा कि पिक्चर कैसा होने वाला है, कि एक्चुअली में मैं फिजिक्स कैसे पढ़ाने वाला हूँ। आपको मैं इस वेक्टर के टॉपिक से उसका एक झलक, एक अंदाज़ा दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे मैं आपको बेसिक से लेकर के एडवांस्ड लेवल तक मैं आपके टॉपिक को, आपके कॉन्सेप्ट को लेकर के जाऊंगा। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके आपको एडवांस लेवल तक लेकर जाऊंगा। एडवांस लेवल इन द सेंस जैसे नीट में क्वेश्चंस आते हैं वैसे, और उसके 2 लेवल ऊपर भी। मतलब आपको प्रॉपर एक फील मिल जाएगा कि आपका ये कैसा रोड मैप होने वाला है अपकमिंग जर्नी का। एग्जैक्टली। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिक टू एडवांस्ड में अगर हम बात करें वेक्टर की, तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लेकिन उसको जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। आइए समझते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अब मेजर करने का क्या मतलब हुआ? मेजर करने का सिंपल मतलब हुआ, जिस प्रकार से अगर मैं आपको पूछूं कि आपका वेट कितना है या आपका मास कितना है, तो आप कहोगे 60 kg, 70 kg। अगर आप फीमेल हो तो कहोगे 80 kg। तो उसी प्रकार से अगर मैं आपको पूछूं कि आपका हाइट कितना है, तो आप बताओगे 5 फीट, 6 फीट, समथिंग लाइक दैट। तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि हम इसे मेजर कर सकते हैं। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि हम इसे भी मेजर कर सकते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स, ऐसा कोई भी चीज़ जिसे हम नाप सकते हैं उसे हम एक फिजिकल क्वांटिटी का दर्जा दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम, अगर हम बात करें कि कोई अगर एक एथलीट है, वो 10 सेकंड में अपने रेस को कंप्लीट कर रहा है, तो हम 10 सेकंड यानी कि टाइम को भी मेजर कर सकते हैं। स्टॉप वॉच ऑन करेंगे, स्टॉप वॉच एंड करेंगे, तो 10 सेकंड का टाइमर हम लगा सकते हैं, यानी कि हम टाइम को भी मेजर कर सकते हैं। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं या जिनको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कह सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, ये जो माइक मेरे यहाँ पे लगा हुआ है, इस माइक को क्या हम नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते हैं। इस माइक के मास को नाप सकते हैं। तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन माइक एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इन द सेम वे, अगर हम बाजार में जाएं, बाजार में जाके बोले कि हमको 1 kg आलू दीजिए, तो 1 kg ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन आलू एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, हमें फिजिकल क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है। अगर अब हम बात करें कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, आपको बिल्कुल मैं फील दिला दूंगा कि आप जैसे ये लेक्चर फिनिश होगा ना, आपको हर कुछ अपने टिप्स में होगा कि किसे क्या कहा जाता है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं स्केलर क्वांटिटी के साथ। स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, अगेन फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास में कोई भी डायरेक्शन नहीं है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मास, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि हम इसे मेजर कर सकते हैं। तो अब बात करें कि मास एक स्केलर क्वांटिटी क्यों है। स्केलर क्वांटिटी हम किसे कहते हैं? जिसके पास में डायरेक्शन नहीं होता है। ओके, डायरेक्शन नहीं होता है। तो मास, अगर मैं आपकी बात करूं, आपका अगर अपना वजन नापोगे राइट साइड होकर के, तो आपका मास मान लो 80 kg आया, और अगर आप लेफ्ट साइड होकर के अपना मास को मेजर करोगे, तो क्या वो 80 से 85 हो जाएगा? नहीं होगा। राइट, तो मास एक क्या है? मास एक है आपका स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसके पास में डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड, तो जैसा कि मैंने कहा कि मैग्नीट्यूड हर एक फिजिकल क्वांटिटी के पास होता ही है। मैग्नीट्यूड इन द सेंस कि उसका क्या वैल्यू है। अगर हम टाइम की बात करें 10 सेकेंड, तो 10 उसका मैग्नीट्यूड हो गया। जैसे अगर हम टाइम की बात करें, टाइम, तो टाइम फॉर एग्जांपल है 10 सेकेंड, तो 10 आपका है मैग्नीट्यूड और सेकेंड आपका है यूनिट।
राइट। तो 10 आपका है मैग्नीट्यूड और सेकंड आपका है यूनिट। तो टाइम एक क्या हो गया, टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। सो आई होप कि आप स्केलर क्वांटिटी का मतलब समझ चुके हो। तो स्केलर क्वांटिटी अगर मैं इसको समराइज करूं, स्केलर क्वांटिटी को अगर मैं समराइज करूं तो ये सिंपली है एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास में मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो गए? एग्जांपल्स हो गए हमारे पास में मास। अब आप इसके एग्जांपल्स खुद ही निकाल सकते हो, जैसे हो गए मास, जैसे हो गया टाइम, जैसे हो गया लेंथ एटसेट्रा। अब लेंथ कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पेन को स्केल से मेजर करूं तो इस पेन का लेंथ फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पास आता है 15 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल। तो अगर मैं क्या दूसरे साइड से करूं तो क्या ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा? नहीं, 15 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो लेंथ के पास भी क्या है? मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। तो लेंथ भी क्या हो जाएगा? लेंथ भी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। आई होप कि आपको स्केलर क्वांटिटी का भी फील आ चुका है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर क्वांटिटी भी एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल चीज है। तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को कहते हैं। अगेन, फिजिकल क्वांटिटीज का क्या मतलब होता है? फिजिकल क्वांटिटीज वो जिनको मेजर किया जा सकता है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास में मैग्नीट्यूड तो हो और डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड तो हो, डायरेक्शन भी हो और वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो भी करता हो। वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो भी करता हो। अब बात आता है मैग्नीट्यूड। अगेन, मैग्नीट्यूड मतलब मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। मैग्नीट्यूड मतलब होता है वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसी की अगर वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें जो 10 है, इसमें जो वैल्यू है उसी को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड को हम इन शॉर्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, होप। अब बात करें डायरेक्शन की, ऐसे क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन भी हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि कोई एक इंसान है जिसको मैंने राइट साइड की तरफ फोर्स लगाया, फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन। फोर्स क्या होता है, क्या नहीं होता है, आई होप यू हैव अ बेसिक आइडिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि फोर्स किसे कहते हैं। लेकिन अभी आपको एक लेमैन लैंग्वेज में तो पता है ना कि किसी को अगर किसी चीज़ में फोर्स लगाया जाए, किसी को फॉर एग्जांपल मैंने इसको मुक्का मारा तो मैंने इस पर फोर्स लगाया, अभी आप यही समझ लो फिलहाल के लिए। तो फोर्स मैं अगर इस दिशा में लगाऊं तो ये इधर जाएगा, फॉर एग्जांपल ऐसे लगाऊं तो ये इधर जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी हाथ पे फोर्स इधर से लगाऊं तो ये इधर जाएगा। मतलब इफेक्ट क्या है? इफेक्ट डिफरेंट है। तो एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो डायरेक्शन डिपेंडेंट है। फोर्स मैंने ऐसे लगाया तो इधर आया, फोर्स मैंने ऐसे लगाया तो उधर गया। अगर मैंने इस दिशा में लगाया, अगर मैंने राइट साइड में लगाया तो इफेक्ट कुछ और आएगा, लेफ्ट साइड में लगाया तो इफेक्ट कुछ और आएगा। यानी कि अगर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो डायरेक्शन के बदलने पर उसका नेचर भी बदल जाए, मतलब वो अलग तरीके से बिहेव करे, तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कह देते हैं। इन लेमैन लैंग्वेज अगर मैं बताऊं तो सिंपल वर्ड ये है कि जिसके पास में डायरेक्शन भी हो, मतलब डायरेक्शन पर डिपेंडेंट भी हो, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज, उनको हम वेक्टर क्वांटिटी कह देते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको डायरेक्शन वाला चीज भी क्लियर हो चुका होगा। अब बात करें वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन की, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन है इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम अपने मेन प्रीमियम लेक्चर ऑफ वेक्टर की बात करेंगे। ये तो सिर्फ एक डेमो लेक्चर है, ये सिर्फ एक ट्रेलर है कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं। आप ऐसा मत सोचना कि अभी मैंने जो चीज़ें बता दी वो चीज़ें मैं वापस से रिपीट नहीं करूंगा। मैं एवरी पॉइंट हर कुछ वापस से और भी बेसिक से आपको बताऊंगा अपने मेन प्रीमियम लेक्चर्स में। अभी ये सिर्फ एक ट्रेलर है, ये दिखाने के लिए कि क्या आपको ये चीजें समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को मैं बाद में बताऊंगा, जैसे कि आई सेड अर्लियर। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के बारे में। वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के बारे में बहुत ही सिंपल टॉपिक और बहुत ही आसान टॉपिक। एक वेक्टर को कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक एरो से, इस एरो का भी एक सिग्निफिकेंस है।
अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इस एरो का जो टेल है, इस एरो का ये जो टेल पार्ट है यहां से लेकर के यहां तक, इसको बोलते हैं अपन टेल, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं अपन हेड। जो उसका टेल होता है ना, जो उसका जिस वेक्टर का टेल जितना ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा, मतलब टेल हमें बताता है मैग्नीट्यूड और हेड हमें बताता है डायरेक्शन। वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ये वेक्टर इस तरफ है तो इसका क्या मतलब है, तो इसका सिंपल ही मतलब है कि ये इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है इतना और उसका डायरेक्शन है इस साइड यानी कि राइट साइड। उसका डायरेक्शन किधर है, राइट साइड, क्योंकि एरो इधर है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, इतना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई दूसरा वेक्टर बनाऊं, सेकेंड वेक्टर जिसका लेंथ इतना ज़्यादा है, तो इसका मैग्नीट्यूड, अगर इस वेक्टर को मैं कह दूं वेक्टर 1 v1 कह देता हूं, वेक्टर 1, और इसको मैं कह दूं v2, तो अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड की तो क्या आप इसका टेल का लेंथ और इसका टेल का लेंथ को मेजर कर सकते हो? तो इसका टेल का जो लेंथ है वो v1 का जो टेल का लेंथ है वो v2 से कम है। मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इज लेस देन v2। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो वेक्टर v2 है, ये जो दूसरा वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है v1 से। सिंपल। अभी आप कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत सिंपल चीज़ है, आपको बताता हूँ। आप थोड़ी देर वेट करो आप। ओके, तो इन दोनों चीज़ से हमें क्या पता लगा कि जो वेक्टर v2 है उसका मैग्नीट्यूड v1 से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका टेल का जो लेंथ है वो v1 से ज़्यादा है। सिंपल। और वेक्टर v2 का भी डायरेक्शन किधर है, राइट साइड में। वेक्टर v2 का भी डायरेक्शन किधर है, राइट साइड में। यानी कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, राइट साइड में। दोनों का, v1 का भी एंड v2 का भी, दोनों का सेम, राइट साइड एंड सेम, दोनों का सेम डायरेक्शन में है। ओके, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम वेक्टर के बारे में थोड़ी और चीजें जानने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो अगर मैं बताऊं कि फोर्स इज इक्वल टू है 10 न्यूटन, तो इसमें मैंने क्या क्या बताया आपको। ये 10 तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और न्यूटन हो गया उसका यूनिट। तो क्या हमें, अगर मैं बता दूं कि फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, तो क्या आपको इससे ये पता लग रहा है कि वो कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, नॉर्थ, साउथ, वेयर? हमें उसका डायरेक्शन का अंदाजा नहीं लग पा रहा है। तो डायरेक्शन का अंदाजा लगाने के लिए हमारे पास में एक क्वांटिटी होता है, राइट। एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोला? यूनिट वेक्टर, राइट। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से अब सुनना। किसी भी वेक्टर के पास, मैंने आपको बताया, दो चीजें होती है। एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन, राइट। तो अगर हम बात करें, अगर मैं उसको ऐसे लिखना चाहूं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में कोई वेक्टर ए है, राइट, उसका सिंबल ए है, और अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो चूंकि उसके पास में डायरेक्शन है तो उसके ऊपर हम एक एरो लगा देते हैं, यानी कि उसको हम सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो वेक्टर ए के पास में मैग्नीट्यूड भी है। वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल ए से। ये उसका हो गया मैग्नीट्यूड। जो ये सिंपल ए है ना, ये जो सिंपल ए है, इसी को हम कह देते हैं मैग्नीट्यूड, इनटू उसका होता है डायरेक्शन, राइट। ये है उसका मैग्नीट्यूड, ये है उसका मैग्नीट्यूड, और ये है उसका डायरेक्शन कि वेक्टर किधर पॉइंट कर रहा है। अभी आप समझो, अब धीरे धीरे समझो, मैं आपको सब समझा दूंगा, आप बस फोकस करने की कोशिश करो धीरे धीरे। तो ये है उसका मैग्नीट्यूड और ये है उसका डायरेक्शन, राइट। ओके, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि वेक्टर ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन, क्योंकि एक वेक्टर के पास में दो चीजें होती है, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर ए को मैं लिख सकता हूं एज उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन। अब ये जो डायरेक्शन वाला पार्ट है ना, इसको भी हम कवर करेंगे प्रीमियम लेक्चर में, क्योंकि अभी अगर मैं आपको शॉर्ट में बता भी दूं तो फिर आपको फील नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूं आपको शॉर्ट में बताने के बजाय मैं आपको डायरेक्टली मेन लेक्चर्स में बताऊंगा इसको, क्योंकि मेन लेक्चर्स में हम सारी चीज़ों को डिटेल में ही पढ़ने वाले हैं, तो फिर वापस यहाँ पढ़ना डजंट मेक सेंस, राइट। आइए बात करते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स को लेकर के, जिसमें अब हमारे पास है कि वेक्टर के कितने टाइप्स होते हैं, और वो मतलब उनको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। वेरी सिंपल, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा।
सबसे पहला वेक्टर जो हमारे पास में है उसे कहते हैं हम इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर क्या होता है? इक्वल वेक्टर हम उन वेक्टर्स को कहते हैं जिनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम होता है। कि दो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं वेक्टर ए की और बात करूं वेक्टर बी की, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फॉर एग्जांपल मान लो कि है 10 और वेक्टर बी का भी है 10, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, राइट। और दोनों का डायरेक्शन मान लेते हैं, दोनों का डायरेक्शन है राइट साइड, दोनों का डायरेक्शन है राइट साइड। तो इस केस में अगर देखा जाए तो दोनों वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है 10 10 और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है राइट राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन दो वेक्टर्स को हम आपस में इक्वल वेक्टर्स कह सकते हैं, यानी कि दोनों के बीच में इक्वल साइन लगा सकते हैं, यानी कि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, राइट। यानी कि ऐसे कोई भी दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो यानी कि इक्वल हो और डायरेक्शन भी सेम हो तो उसे हम इक्वल वेक्टर्स कह देते हैं। आई होप कि आपको इक्वल वेक्टर्स का मतलब समझ आ चुका है। अब बात करते हैं हम अपोजिट वेक्टर्स की। अपोजिट, सेकेंड टाइप, अपोजिट वेक्टर्स की। अपोजिट वेक्टर्स की। अपोजिट वेक्टर्स भी बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होता है? इसमें दोनों वेक्टर ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड तो होता है सेम। फॉर एग्जाम्पल ए का भी है 10, बी का भी है 10, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड होता है सेम, बोथ मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट, 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 राइट। अपोजिट मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल ए का मैग्नीट्यूड है 10, बी का भी है 10, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड है सेम लेकिन डायरेक्शन होता है अपोजिट। तो इसका डायरेक्शन अगर मैं बात करूं कि अगर इसका डायरेक्शन है राइट तो इसका डायरेक्शन होगा लेफ्ट। यानी कि ऐसे कोई भी दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक इसको एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर इतना है, इस वेक्टर का जो टेल का लेंथ है वो इतना है, इतना, राइट। तो अगर मैं एक सेम वेक्टर बनाऊं जिसका लेंथ तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। ये राइट साइड में पॉइंट कर रहा है और ये लेफ्ट साइड में पॉइंट कर रहा है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ चुका है कि राइट साइड वाला वेक्टर कौन सा है, लेफ्ट वाला कौन सा है, और ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में क्या है? अपोजिट वेक्टर्स हैं। अपोजिट वेक्टर्स हैं। क्यों अपोजिट वेक्टर्स हैं? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ आ गया कि अपोजिट वेक्टर्स किसे कहते हैं। अब आइए चलिए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में ये है कि मान लेते हैं एक वेक्टर है P और एक वेक्टर है Q। वेक्टर P का जो मैग्नीट्यूड है वो है 15 और वेक्टर Q का जो मैग्नीट्यूड है वो भी है 15, राइट, वो भी है 15। लेकिन जो वेक्टर P का डायरेक्शन है, जो वेक्टर P का डायरेक्शन है वो है राइट साइड में और वेक्टर Q का डायरेक्शन है लेफ्ट साइड में। तो आपको बताना है कि P और Q आपस में किस प्रकार के वेक्टर्स हैं, इक्वल वेक्टर हैं या अपोजिट वेक्टर्स हैं, ये आप खुद बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद बताइए। आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। आइए देख लेते हैं कौन सा वेक्टर होता है। मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट, यानी कि ये एक अपोजिट वेक्टर है, यानी कि ये एक अपोजिट वेक्टर है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है अपोजिट वेक्टर। आई होप कि आपका भी सही हुआ होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लेते हैं हमारे पास में सेकेंड क्वेश्चन में है एक वेक्टर है x और एक वेक्टर है y, राइट। वेक्टर x का जो मैग्नीट्यूड है वो है 20, वेक्टर y का जो मैग्नीट्यूड है वो भी है 20 और वेक्टर x का जो डायरेक्शन है वो है राइट और वेक्टर y का भी डायरेक्शन है राइट। आई होप आप पॉज कर लिए होगे और आप ट्राई कर लिए होगे। तो इसका आंसर क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो अगेन क्या हो जाएगा? सिंपल, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, राइट। आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में है कि एक है वेक्टर r और एक है वेक्टर s, एक है वेक्टर r और एक है वेक्टर s। वेक्टर r का जो मैग्नीट्यूड है वो है 28, वेक्टर s का जो मैग्नीट्यूड है वो है 35, राइट।
और वेक्टर आर का जो डायरेक्शन है वो है राइट साइड, वेक्टर एस का डायरेक्शन है राइट साइड। अब कुछ लोग इसके डायरेक्शन को देखकर बोलेंगे कि डायरेक्शन का दोनों का सेम है तो दोनों इक्वल वेक्टर होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, इक्वल वेक्टर में भी दो कंडीशन है, इक्वल वेक्टर में भी दो कंडीशन है कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ हैज टू बी सेम, दोनों सेम होना चाहिए। जैसे इस एग्जांपल में था, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए जैसे यहाँ पे था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में डायरेक्शन भले ही राइट है, डायरेक्शन भले ही सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो इसलिए ये क्या है, ये नाइदर इक्वल वेक्टर है, नाइदर इक्वल वेक्टर है, नाइदर इक्वल नॉर अपोजिट, क्योंकि अपोजिट में तो डायरेक्शन अपोजिट होता है ना, तो डायरेक्शन तो यहाँ पे सेम है, तो ना ही ये इक्वल वेक्टर है ना ही ये अपोजिट वेक्टर है। आई होप कि आपको अभी तक मैंने जितनी सारी चीज़ें बताई है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि किस लेवल ऑफ बेसिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली इस आधे घंटे के लेक्चर में तो मैं आपको नहीं बता सकता कि आप किस लेवल में पहुँच जाओगे, किस एडवांस लेवल में पहुँच जाओगे, लेकिन आप जब मेरे प्रीमियम कंटेंट को करोगे मैं आपको मेक श्योर करूंगा कि भले ही वो रोटेशन हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, मैं हर एक टॉपिक को इतने ही बेसिक से उठा के बिल्कुल टॉप नॉच लेवल तक पहुंचाऊंगा। तो इसी के साथ हमारे डेमो लेक्चर का कंटेंट खत्म होता है और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे प्रीमियम बैच में हम आपको एग्जैक्टली क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। चलिए उसके बारे में कुछ एक बातें करते हैं। तो जो रिसोर्सेज हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं उसमें जो सबसे पहला है, कंटेंट आपको टॉप नॉच प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि आप हमारे इस डेमो लेक्चर से भी समझ सकते हो कि कितने बेसिक से मैं आपको उठा रहा हूं और आप बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाओगे, इसका मैं आपको वादा दिला सकता हूं, प्रॉमिस कर सकता हूं, राइट। और बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड लेक्चर्स, जो भी अगर आपको आज से पहले परेशानी हुआ है किसी भी टीचर से या किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट से, तो आई विल मेक श्योर कि इस बार वो आपको डेफिनेटली नहीं होगा। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट में आपको एनसीईआरटी में जितने सारे इंटेक्स्ट के क्वेश्चंस है और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो भी इस प्रीमियम कंटेंट के थ्रू आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब वो कब प्रोवाइड कराएंगे, कैसे प्रोवाइड कराएंगे, वो आप हम पे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो हमने प्रॉपर एक शेड्यूल, एक प्रॉपर एक प्लान बना रखा है आपके लिए, राइट। जो थर्ड पॉइंट है वो है PYQs। हम आपको सभी के सभी PYQs करवा देंगे और हम आपको इतने काबिल बना देंगे कि आप सारे PYQs को खुद लगा लोगे। मतलब आपको किसी और टीचर की भी ज़रूरत नहीं होगी, किसी और रिसोर्स की भी ज़रूरत नहीं होगी। सारे के सारे PYQs आप हमारे लेक्चर को देखने के बाद और जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है उसको करने के बाद आप सारे के सारे PYQs को यूं हलवा कर दोगे, बिल्कुल हलवे के जैसा, राइट। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट में जो है आपको प्रीमियम क्वालिटी टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा जो आपके एग्जाम के बिल्कुल रेलेवेंट होगा। और लास्ट पॉइंट ये है कि आप अपने मेंटर से, आप अपने टीचर से 24/7 कनेक्टेड रहोगे, 24/7 कनेक्टेड रहोगे। इसका मतलब ये है कि आप उनको जब चाहो मैसेज कर सकते हो, जब चाहो कॉल कर सकते हो।